हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित पांडे। आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ्स में डिटर्मिनेंट्स के बारे में। देखिए, डिटर्मिनेंट्स काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डिटर्मिनेंट से आईआईटी जेईई में और बोर्ड एग्जामिनेशन में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस से क्लास 12 में 17 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इसलिए ये चैप्टर तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन बहुत सारा बुकों में, जैसे आप एनसीईआरटी की बात करेंगे या बहुत सारा बुकों में पहले मैट्रिसेस दिया होता है, उसका बाद डिटर्मिनेंट दिया होता है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले डिटर्मिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। डिटर्मिनेंट्स पूरा अच्छा से कवर कर लेंगे, उसका बाद मैट्रिसेस आपको अच्छा से मैट्रिसेस आप अच्छा से समझ पाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं डिटर्मिनेंट्स के बारे में। पहले हम लोग डिटर्मिनेंट्स में क्या क्या टॉपिक होती है उसको हम लोग सबसे पहले समझेंगे। तो देखिए, जो डिटर्मिनेंट्स होती है, डिटर्मिनेंट्स का एक वैल्यू होता है, एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है। कोई भी डिटर्मिनेंट दिया होता है तो उसका अंदर में कुछ एलिमेंट्स अरेंज होते हैं, तो उसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो उसका एक वैल्यू आता है। वो वैल्यू रियल नंबर भी हो सकता है और वो नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। एक स्पेसिफिक वैल्यू आती है, ठीक है। और डिटर्मिनेंट्स को हम लोग दो लाइन का बीच में, जैसे आप लोग बोल सकते हैं, डिटर्मिनेंट्स को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ये, और इसमें कुछ नंबर जैसे x y a b ऐसा कुछ लिखा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं डिटर्मिनेंट्स। ये डिटर्मिनेंट्स का रिप्रेजेंटेशन होता है। कोई कोई इसको मोड भी समझ लेता है, तो ये मोड नहीं है, डिटर्मिनेंट का रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। तो इस डिटर्मिनेंट्स में क्या क्या टॉपिक को कवर करेंगे उसका बारे में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि डिटर्मिनेंट्स की ऑर्डर क्या होती है। ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट्स। देखिए, डिटर्मिनेंट्स का ऑर्डर का मतलब होता है कि वो डिटर्मिनेंट्स का ऑर्डर कितना है, मतलब कि उस डिटर्मिनेंट्स में कितने रो हैं, कितने कॉलम है। तो जनरली जो डिटर्मिनेंट्स होता है उसमें जितने नंबर ऑफ रो होते हैं उतने ही नंबर ऑफ कॉलम होता है। सबसे पहले डिटर्मिनेंट में क्या होता है, जितने रो होंगे उतने ही कॉलम होगा। जैसे मैं आपको सबसे पहले यहाँ में बता दूं, x y a b, जैसे आप देख रहे हैं कि इसमें रो कितना है, 2 रो है, और कितना कॉलम है, 2 कॉलम है। तो ये डिटर्मिनेंट्स है, मतलब कि डिटर्मिनेंट्स में जितने रो होते हैं उतने ही कॉलम होते हैं। तो उसमें हम लोग देखेंगे कि उसका ऑर्डर क्या है, इसका बारे में बात करेंगे। फिर ऑर्डर जो जनरली होता है, उस डिटर्मिनेंट की ऑर्डर 2 हो सकती है या 3 हो सकती है, क्योंकि जो ऑर्डर होता है 4 हम लोग का सिलेबस में नहीं है, हम लोग उसको नहीं पढ़ते। होने के लिए उसका ऑर्डर 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, लेकिन सिलेबस में कितना ऑर्डर तक पढ़ना है, 3 ऑर्डर तक पढ़ना है। फिर ये जो डिटर्मिनेंट का ऑर्डर है उसका वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, मतलब कि फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स, मतलब कोई भी डिटर्मिनेंट दिया होगा उसका वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करते हैं ये पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे उस डिटर्मिनेंट में एक होती है माइनर एंड होती है कोफैक्टर, मतलब कि डिटर्मिनेंट की माइनर ऑफ डिटर्मिनेंट और कोफैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट कैसे निकाला जाता है इसका बारे में सीखेंगे। फिर सीखा जाएगा कि डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज क्या होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, मतलब कि जो डिटर्मिनेंट दिया है उसका क्या प्रॉपर्टीज है, इसका बारे में सीखेंगे। फिर आपको बताया जाएगा जो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज, बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। फिर आपको बताया जाएगा प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट का बाद में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि रो को कॉलम में चेंज करेंगे, रो को क्या समथिंग, मतलब ये आपको नेक्स्ट समझ में आ जाएगा। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में ऐसे किया जाता है, R1 को आप लोग R1 प्लस R2 प्लस 2 टाइम्स R3, ऐसा टाइप का जो ऑपरेशन होगा उसको हम लोग पढ़ेंगे। इसको बोला जाता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना, ऐसा टाइप का कुछ किया जाएगा। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का बाद में आपको बताया जाएगा कि 2 डिटर्मिनेंट दिया होगा तो उसको हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो हम लोग प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट, फिर हम लोग पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट का बाद में कोई भी डिटर्मिनेंट दिया होगा उसको कैसे सॉल्व करते हैं, सॉल्विंग ऑफ इक्वेशन। कोई भी डिटर्मिनेंट को इक्वेशन में सॉल्व करने के लिए वो इक्वेशन 2 टाइप का हो सकता है, एक होगा हम लोग का होमोजीनियस और दूसरा होगा हेट्रोजीनियस, ठीक है। और यही इक्वेशन को सॉल्व करने का जो मेथड होता है उसको क्रेमर्स रूल बोला जाता है, ठीक है ना। क्या बोला जाता है, क्रेमर्स रूल।
ये हम लोग बाद में देखेंगे। कोई भी डिटर्मिनेंट दे दिया होगा इक्वेशन का फॉर्म में और बोलेगा कि x और y की वैल्यू निकालिए। अगर 2 वेरिएबल होगा तो xy होगा, 3 वेरिएबल होगा xyz होगा। तो इसको निकालने के लिए जो रूल होता है उसको हम लोग क्रेमर्स रूल बोलते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये इतना सारा टॉपिक है इस डिटर्मिनेंट में, लेकिन एक और टॉपिक हम लोग का जो छूट रहा है वो क्या है, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, मतलब कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जो होगा, मतलब कि आपको डिटर्मिनेंट दिया होगा उसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं और कैसे इंटीग्रेट करते हैं। तो इतना सारा टॉपिक है, हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, ऑर्डर पढ़नी है, फिर क्या फाइंड आउट करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे ऑर्डर क्या होती है और डिटर्मिनेंट की वैल्यू को कैसे सॉल्व करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी में क्या, थर्ड टॉपिक में क्या है, माइनर और कोफैक्टर, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। ये सारा सब टॉपिक है डिटर्मिनेंट का अंदर में। तो उम्मीद करते हैं आप लोग कॉपी कर लिए होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं डिटर्मिनेंट से। तो देखिए जो डिटर्मिनेंट होता है ना, डिटर्मिनेंट्स वो क्या होता है, इन ए डिटर्मिनेंट्स नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, मतलब कि डिटर्मिनेंट में जितने नंबर ऑफ रो होते हैं उतने ही नंबर ऑफ कॉलम होना चाहिए, उसी को हम लोग बोलते हैं डिटर्मिनेंट। जैसे कि एक एग्जांपल PQRS, ये एक डिटर्मिनेंट है। आप लोग बोलेंगे इसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं, और जो वर्टिकल लाइन होती है उसको हम लोग कॉलम बोलते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं कि इसमें कितने रो हैं, आपको दिखाई दे रहा है इसमें रो कितने हैं, 2 रो है, एक ये रो है और एक ये रो है। कॉलम कितना है, कॉलम भी 2 है, मतलब कि इसमें रो भी 2 है कॉलम भी 2 है। तो ये डिटर्मिनेंट्स होगा। ठीक है, तो ये मतलब डिटर्मिनेंट में क्या होता है कि जितने नंबर ऑफ रो होते हैं उतने ही नंबर ऑफ कॉलम होना चाहिए। जैसे 1 2 3 4 5 6 9 1 2, जैसे ये एक डिटर्मिनेंट लिखा गया है। तो इसमें आप बताइए कि कितने रो हैं। तो देख रहे हैं कि आप लोग ये भी रो है, ये भी रो है, ये भी रो है। तो इसमें रो कितने हैं, 3 रो है। कॉलम कितने हैं, इसमें 3 कॉलम है। तो इसमें रो भी 3 है कॉलम भी 3 है। तो ये डिटर्मिनेंट हो गया। तो आप लोग देख रहे हैं कि इसमें हम लोग इसको बोल देंगे 2 क्रॉस 2, मतलब कि इसमें रो भी 2 है कॉलम भी 2 है। इसमें रो 3 है कॉलम भी 3 है, तो आप लोग बोल सकते हैं 3 क्रॉस 3। ठीक है, तो ये डिटर्मिनेंट होता है। जैसे मान लो एक लेट से एक एग्जांपल है A, तो क्या ये डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट है। इसमें रो कितने हैं, 1 रो है, कॉलम भी कितना है, 1 है। तो ये 1 क्रॉस 1 है, इसमें रो भी 1 है कॉलम भी 1 है। तो इसको बोला जाता है डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स में क्या होता है, जितने नंबर ऑफ रो होते हैं उतने ही नंबर ऑफ कॉलम होते हैं। ठीक है, इसमें रो 2 है कॉलम भी 2 है तो 2 क्रॉस 2। इसमें रो 3 है कॉलम 3 है तो 3 क्रॉस 3। इसमें 1 है। ऐसा जरूरी नहीं है कि 4 क्रॉस 4 का डिटर्मिनेंट नहीं होता है, होता है लेकिन हम लोग पढ़ते नहीं है। जैसे सपोज मान लो लिखा है ABCD XYZ X1 PQRS, ठीक है 1 2 3 4। जैसे ये आप लोग देख रहे हैं, इसमें बताइए रो कितने हैं, 4 है, कॉलम भी कितने हैं, 4 है। तो ये डिटर्मिनेंट है, जिसका ये डिटर्मिनेंट है कितना क्रॉस कितना का, 4 क्रॉस 4 का। तो ये आप लोग समझ में आ गया होगा कि डिटर्मिनेंट्स जो होते हैं उसमें जितने नंबर ऑफ रो होते हैं उतने ही नंबर ऑफ कॉलम होना चाहिए। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ रही है, नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। देखिए जो डिटर्मिनेंट होता है वो 2 वर्टिकल लाइन का बीच में जो नंबर एलिमेंट लिखा होता है, इसका मतलब रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, इसको हम लोग बोलते हैं डिटर्मिनेंट। किसी का ख्याल आ रहा होगा कि ये तो मॉडुलस जैसा है, मॉडुलस है लेकिन आप मॉड नहीं बोलेंगे, ये मॉड नहीं है, ये 2 वर्टिकल लाइन होती है, इसमें नंबर अरेंज होते हैं। ठीक है, और नंबर ऐसे अरेंज होते हैं जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ये है हम लोग का डिटर्मिनेंट। और डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका शॉर्ट में ऐसा भी लिखा होता है, डिटर्मिनेंट, DET मतलब डिटर्मिनेंट, या सपोज डेल्टा लिखा होता है, डेल्टा मतलब ये डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। ये DET शॉर्ट में लिखा होगा या डेल्टा लिखा होगा तो आप समझ जाएंगे कि वो डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और डिटर्मिनेंट 2 लाइन का बीच में नंबर्स
अरेंज होते हैं, और ऐसे अरेंज होते हैं जिसमें नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम आपस में इक्वल होना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम लोग बात करेंगे कि जो डिटर्मिनेंट है तो इसका ऑर्डर क्या होता है, कैसे पता चलेगा कि इसका ऑर्डर क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ द डिटर्मिनेंट। ठीक है, ऑर्डर ऑफ द डिटर्मिनेंट्स का मतलब होता है इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रो और ए कॉलम इन द डिटर्मिनेंट। मतलब कि कोई भी डिटर्मिनेंट में कितने रो हैं, कितने कॉलम है, उसी को बोला जाता है ऑर्डर। मतलब कि ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट का मतलब क्या होता है, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो और कॉलम इन द डिटर्मिनेंट। मतलब कि उस डिटर्मिनेंट में कितने रो हैं और कितने कॉलम हैं, उसी को बोला जाता है ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट। जैसे एग्जांपल एक्स वाई ए बी। अब बताइए क्या ये डिटर्मिनेंट है? डिटर्मिनेंट है, और ये डिटर्मिनेंट है तो इसमें रो कितने हैं और कॉलम कितने हैं। तो देखिए रो कितने हैं 2, कॉलम कितने हैं 2, तो इस डिटर्मिनेंट का ऑर्डर कितना हो जाएगा 2। इज डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर क्या हो जाएगा 2। मतलब कि इस डिटर्मिनेंट का ऑर्डर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्यों 2 होगा? क्योंकि नंबर ऑफ रो भी कितने हैं बताइए, इसमें रो कितने हैं 2 रो हैं, और कॉलम कितने हैं 2 कॉलम है, इसलिए इस डिटर्मिनेंट की ऑर्डर क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। जैसे कि अगर हम लोग बात करें ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर, बताइए ये एक डिटर्मिनेंट है। अच्छा बताइए इस डिटर्मिनेंट में कितने रो हैं, तो आप बोलेंगे 3। कॉलम भी कितने हैं 3 हैं, तो जितना रो है उतना ही कॉलम है। तो सबसे पहले तो ये तो डिटर्मिनेंट हो गया, और इस डिटर्मिनेंट में रो भी 3 है, कॉलम भी 3 है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि इस डिटर्मिनेंट का जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा 3 होगा। इज डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर क्या हो जाएगा 3। अगर बताइए यहाँ में रो भी 4 हो, कॉलम भी 4 हो, तो आप बोल सकेंगे कि वो डिटर्मिनेंट होगा, उसका ऑर्डर 4 होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये डिटर्मिनेंट होता है और ऑर्डर कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रही है। तो ये था हम लोग का ऑर्डर ऑफ द डिटर्मिनेंट। ठीक है, ऑर्डर ऑफ द डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो अगर सपोज मान लो ऐसा लिखा होता है ए आई जे, सपोज मान लो ऐसा लिखा होगा ए आई जे। ए आई जे का क्या मतलब होता है? ए आई जे का मतलब होता है कि एलिमेंट बिलोंगिंग टू ith रो एंड jth कॉलम, ये इसका मतलब होता है। मतलब कि बोलने का मतलब ये है कि जो आई होता है वो रो को बताता है, और जे जो होता है वो कॉलम को बताता है। मतलब कि ए आई जे का मतलब होगा एलिमेंट बिलोंगिंग टू ith रो एंड jth कॉलम। मतलब कि जो वो एलिमेंट है वो कौन सा रो और कौन सा कॉलम में है उसको बताया जाता है। जैसे सपोज मान लीजिए लिखा है A12, लिखा है A12। A12 का मतलब क्या हो जाएगा? A12 कहाँ में होगा? एलिमेंट बिलोंगिंग टू, जैसे अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए A12 कहाँ में होगा, तो आप बोलेंगे ये आई जे जैसा है। फर्स्ट वाला क्या होता है? रो होता है। सेकेंड वाला क्या होता है? कॉलम होता है। तो ये जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा? फर्स्ट रो में होगा, और कौन सा कॉलम में होगा? सेकेंड कॉलम में होगा। तो ये एलिमेंट बिलोंगिंग टू फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, मतलब ये जो एलिमेंट होगा वो कहाँ में होगा? फर्स्ट रो में होगा एंड सेकेंड कॉलम में होगा। ठीक है, ये एलिमेंट कहाँ में होगा? फर्स्ट रो में होगा और सेकेंड कॉलम में होगा। ऐसे ही लिखा है A33, इसका मतलब क्या होगा? ये एलिमेंट जो होंगे वो कहाँ में होंगे? थर्ड रो में होगा एंड थर्ड कॉलम में होगा। मतलब कि ये ऐसे रिप्रेजेंट होता है। AIJ का यही सिंपल सी मीनिंग होती है। ठीक है, समझ में आ गया? जैसे कि आपको इसको और अच्छे से समझाया जाए, मतलब सपोज मान लो लिखा है ए, ठीक है, ये 1 2 5 6 ऐसा नंबर है, तो ये बोला जाएगा ये एलिमेंट क्या है, ये एलिमेंट कहाँ में है, तो आप बोलेंगे ये एलिमेंट तो फर्स्ट रो में है
और फर्स्ट कॉलम में है। अगर आपसे कोई बोलेगा A11 बताइए, A11 का मतलब होता है कि जो एलिमेंट फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में क्या है 1, तो इसका वैल्यू कितना हो गया 1। कोई बोलेगा A21 का वैल्यू बताइए, मतलब कि ऐसा एलिमेंट बताइए जो सेकेंड रो में हो और फर्स्ट कॉलम में हो। ये सेकेंड क्या होना चाहिए, रो होना चाहिए, फर्स्ट क्या है, कॉलम है। मतलब ऐसा एलिमेंट जो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम है। देखिए ये सेकेंड रो में है और फर्स्ट कॉलम है, तो इसका वैल्यू कितना हो गया 5। उसी प्रकार आपसे कोई बोलेगा A12 का वैल्यू बताइए। A12 का मतलब कि एलिमेंट कौन सा रो में होना चाहिए, फर्स्ट रो में होना चाहिए, और कौन सा कॉलम में होना चाहिए, सेकेंड कॉलम में। तो ये है फर्स्ट रो और ये है सेकेंड कॉलम, तो इसका वैल्यू कितना आ गया 2। A22 का क्या मतलब होगा, एलिमेंट सेकेंड रो में हो सेकेंड कॉलम में, सेकेंड रो में हो सेकेंड कॉलम में हो, तो इसका वैल्यू कितना होगा। तो ऐसे आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका था AIJ का क्या मतलब होता है कि एलिमेंट बिलोंगिंग टू ith रो एंड jth कॉलम, ठीक है। तो अभी हम लोग बात करेंगे कि जो सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट होता है, जो सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट होता है उसका वैल्यू को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे वैल्यू ऑफ सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। जो डिटर्मिनेंट होगा कौन सा ऑर्डर का होगा, सेकेंड ऑर्डर का होगा, और उस सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट किया जाएगा ध्यान देंगे। अगर मान लीजिए ये हम लोग का ABCD ये एक डिटर्मिनेंट है और ये कितना ऑर्डर का है, 2 ऑर्डर का है, क्योंकि इसमें बताइए रो कितने हैं 2 है, और कॉलम कितने हैं 2 हैं, रो भी 2 हैं, कॉलम भी 2 हैं, तो ये इसका ऑर्डर क्या होगा 2 होगा, ठीक है। अगर इसका ऑर्डर 2 है और ये डिटर्मिनेंट है, तो इसका आपको बताया गया था पहले कि जो भी डिटर्मिनेंट होता है उसका स्पेसिफिक वैल्यू होती है, वो वैल्यू रियल नंबर भी हो सकती है, वो वैल्यू कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकती है, ठीक है। तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, सबसे पहले ये जो डायगोनल होता है, डायगोनल का अलोंग एक्सपेंड कर दीजिए। ये जो देखो डायगोनल होता है, तो आपको A को D में मल्टीप्लाई कर दीजिए, A इंटू डी, कैसे लिखते हैं A इंटू डी, माइनस साइन देते हैं, फिर इस नंबर को इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या होगा B इंटू सी। तो यही सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का वैल्यू होता है। A11, A12, A21, A22। तो देखिए इसमें क्या होगा, आपको ये वाला नंबर को ये वाला नंबर में सिंपली क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो A11 इंटू A22 माइनस A21 इंटू A12, ठीक है। तो ये नंबर को ये नंबर में मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस साइन, फिर ये नंबर को ये नंबर में मल्टीप्लाई करना है। तो आप कॉपी कर लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन इससे रिलेटेड हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड द, ठीक है, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। आपको क्वेश्चन दिया होगा, उसमें फॉलोइंग डिटर्मिनेंट दिया होगा, उसका वैल्यू को फाइंड आउट करना है। पहला है 1532, इसका वैल्यू बताना है कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले आपको क्या बताया गया है, आप चलिए इसको सॉल्व करेंगे। पहला नंबर को, ये वाला नंबर को इस नंबर का साथ में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 1 को 2 का साथ में मल्टीप्लाई करिए, 1 इंटू 2 माइनस, फिर 3 को 5 का साथ में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 इंटू 5। तो बताइए 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2, 3 5 जा 15, और 2 माइनस 15 कितना हो जाएगा -13। तो ये डिटर्मिनेंट की क्या हो गई, क्योंकि आपको बताया गया था कि जो डिटर्मिनेंट होती है उसकी स्पेसिफिक वैल्यू होती है। तो देखिए इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना आ गया -3, ठीक है। अगर हम लोग इसी का अगर दूसरा देखा जाए 2 -6 4 -3, ठीक है, ऐसा नंबर है। तो इसका वैल्यू क्या करना है, देखिए ये नंबर कुछ भी हो सकता है, अंदर वाला जो एलिमेंट अरेंज है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो 2 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू -3, फिर माइनस का साइन, फिर ये क्या होगा 4 इंटू -6,
तो आप क्या करेंगे, 2 3 जा -6, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 6 4 जा 20, 6 4 जा 24, और 24 में से 6 जाएगा तो 40 में 6 जाएगा 8, तो ये कितना आ जाएगा 18। तो इसका वैल्यू कितना आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, आप देखिए बहुत ही इजी है। पहला नंबर को ये वाला नंबर का साथ में मल्टीप्लाई कराइए, फिर माइनस साइन, फिर ये नंबर को इस नंबर में मल्टीप्लाई कराना है। तो ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है। ठीक है, तो अब ये हो गए x माइनस 1 एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कराइए। तो x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस, फिर ये नंबर को मल्टीप्लाई करना है। देखिए ये पहले दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करा दीजिए, फिर इस दोनों में, तो 1 इंटू एक्स क्यू होगा। तो देखिए अब यहाँ में आप लोग मल्टीप्लाई कराना जानते ही हैं। x माइनस 1 को ये नंबर में मल्टीप्लाई कराएंगे तो पहले x से मल्टीप्लाई कराना होगा। ठीक है, तो देखिए x को एक्स स्क्वायर में जैसे हम लोग लिख लेते हैं, वन इंटू एक्स क्यू कितना हो जाएगा, एक्स क्यू हो जाएगा। तो अब देखिए x को एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यू होगा, x को x में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा, x को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो x होगा, माइनस 1 को एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रही है। माइनस 1 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स होगा, माइनस 1 को माइनस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 1 इंटू प्लस 1 माइनस 1। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रही है। तो देखिए ये एक्स क्यू और ये एक्स क्यू कट जाएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर, यहाँ से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ से प्लस एक्स, यहाँ से माइनस एक्स कट जाएगा। तो फाइनली कितना बच गया, -1। तो ये डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू हो गई वो कितनी आ रही है, सिंप्लीफाई होके -1 आ रही है। कितनी आ रही है, -1 आ रही है। तो आप कॉपी कर लीजिए। ठीक है, तो कॉपी कर लिए होंगे, तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन लिख लेता हूं। ठीक है, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं लिख देता हूं। फाइंड एक्स सेटिस्फाइंग इक्वेशन, फाइंड एक्स सेटिस्फाइंग इक्वेशन। और वो इक्वेशन क्या है, मतलब फाइंड एक्स सेटिस्फाइंग इक्वेशन 3x प्लस 1 माइनस 5 और यहाँ से 2x प्लस 4 है इक्वल टू 0। मतलब यहाँ में क्या पूछा गया है आपको कि x की क्या वैल्यू होगी जो इस इक्वेशन को क्या होगी, क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। तो वही इजी है, आपको मालूम है कि ये डिटर्मिनेंट है। अच्छा, ये डिटर्मिनेंट की ऑर्डर कितनी है, 2 है। तो 2 ऑर्डर का, अगर डिटर्मिनेंट का ऑर्डर 2 होगा तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो आपको पता है। अब क्या करेंगे, ये वाला नंबर को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 2x प्लस 4, फिर क्या माइनस, और यहाँ में क्या है -5 इंटू एक्स प्लस 1 का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। क्योंकि आपको मालूम है कि सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं। 3 इंटू 2x कितना हो जाएगा, 6x, 3 4 से कितना हो जाएगा 12, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 5 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 5x, 5 इंटू प्लस 1 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए 6x और 5x कितना हो जाएगा, 11x हो जाएगा, और 12 प्लस 5 कितना होगा, 17 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रही है कि 11x की जो वैल्यू होगी, 11x प्लस 17 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 17 होगी। ठीक है, तो 11x का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, -17 होगा। तो x की वैल्यू कितनी होगी, -17/11। तो यही x की वैल्यू होगी जो इस इक्वेशन को क्या कर रहा होगा, सेटिस्फाई कर रहा होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है, कॉपी कर लीजिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेता हूँ। फाइंड द नंबर ऑफ सोल्यूशन। क्वेश्चन देखेंगे,
फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन cos थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा माइनस cos थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1 है, और थीटा बिलोंग्स टू 0 से 4 पाई। देखिए यहाँ में क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखिए एक बार आप क्वेश्चन पढ़ लेंगे, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कितना होगा जब ये जो थीटा है, जो एंगल्स है, वो 0 से 4 पाई का बीच में लाई कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, cos थीटा इंटू, देखिए क्या होगा, cos थीटा इंटू माइनस cos थीटा माइनस टाइम्स साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। cos थीटा इंटू माइनस cos थीटा क्या हो जाएगा, माइनस cos स्क्वायर थीटा। साइन थीटा ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1। तो आप ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले कोई एक में कन्वर्ट करेंगे। या तो ये पूरा इक्वेशन साइन में होना चाहिए, या तो ये पूरा इक्वेशन कॉस में होना चाहिए। और आप लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो बताइए यहाँ से आप साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को आप लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि प्लस उधर में जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ में जो साइन स्क्वायर थीटा आपको दिखाई दे रहा है उसका जगह में आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दीजिए। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा होगा, और साइन स्क्वायर थीटा का जगह में क्या लिखेंगे आप लोग, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, माइनस 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा। और यहाँ से देख रहे हैं ये जो +1 है राइट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगा, +1 है, राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। -1 का मतलब +1, और ये +1 इधर में जाके क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से समझ में आ रही है। तो ये 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0 हो गया। क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, यहाँ से क्या हो गया, -2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रही है। और ये -2 है तो मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा। तो आप यहाँ से देखिए cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू 0 हो गया, मतलब कि cos थीटा की वैल्यू 0 हो गई। तो अब आपको बताना है कि cos कितना डिग्री का वैल्यू 0 होता है जब ये जो थीटा है वो 0 से 4 पाई है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रही है। तो देखिए इसको यहाँ से आगे सॉल्व करने के लिए या तो आपको cos थीटा का ग्राफ मालूम होना चाहिए, या अगर ग्राफ नहीं मालूम है तो आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्लास 11 में पढ़ रहे थे कि cos थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा का जनरल सॉल्यूशन क्या है वहां से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ तक आप कॉपी कर लीजिए। ठीक है, यहाँ तक आपका कॉपी हो गया होगा। तो देखिए हम लोग का जो सॉल्यूशन फाइनली आया था वो क्या आया है, फाइनली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या आया है, cos थीटा इक्वल टू 0। और आपको क्या मालूम है कि जो थीटा है वो कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, थीटा जो है वो कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, 0 से 4 पाई। तो देखिए आप सबसे पहले आप डायरेक्ट ग्राफ बना लीजिए cos थीटा का, यहाँ से भी नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकल जाएगा। ठीक है, ये पाई होता है, ये 2 पाई होता है, ये 3 पाई होगा, और ये 4 पाई होगा। तो cos थीटा कहाँ कहाँ में 0 होता है, एक यहाँ में 0 होता है, मतलब ये ग्राफ x को जहाँ जहाँ में कट करेगा वहाँ में उसकी वैल्यू 0 होती है। ये π/2 है, ये 3π/2 है, ये 5π/2 है, और ये क्या है 7π/2। इक्वेशन का क्या मतलब होता है, जब थीटा की वैल्यू आप लोग यहाँ में पुट करेंगे तो ये इसको क्या बना देगा, 0 बना देगा। मतलब कि बताइए यहाँ में cos थीटा का वैल्यू 0 है तो थीटा का वैल्यू क्या क्या पुट किया जाए कि इसका वैल्यू 0 आ जाए। एक बार π/2 पुट करेंगे, लेकिन हम लोग का जो थीटा लेना है वो 0 से 4 पाई का बीच में लेना है। तो 0 ये है 0, और 0 से 4 पाई का बीच में ये देखिए 4 पाई है, इसका बीच में कहाँ कहाँ में 0 हो रहा है, यहाँ में 0 होगा। फिर दूसरी बार कहाँ में 0 होगा, 3π/2 में 0 होगा।
फिर कहाँ में जीरो हो रहा है, 5π/2 में होगा, और फिर कहाँ में हो रहा है, 7π/2 में होगा। तो यही हम लोग का कितना नंबर ऑफ सोल्यूशन है, तो इसका नंबर ऑफ सोल्यूशन कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब कि ये थीटा की वैल्यू, ये वाला वैल्यू अगर पुट करेंगे तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इसका नंबर ऑफ सोल्यूशन कितना आ गया, 4। तो इसका जो नंबर ऑफ सोल्यूशन है, इसका जो नंबर ऑफ सोल्यूशन होगा वो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। मतलब इसका सोल्यूशन कितना ही आ रहा है, 4 आ रहा है, तो नंबर ऑफ सोल्यूशन कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा देखिए, किसी को ग्राफ नहीं मालूम है तो कैसे सॉल्व करेंगे उसको ध्यान से देखेंगे। ये तो पहला है कि आप डायरेक्ट ग्राफ बनाइए और बता दीजिए कि थीटा की कौन कौन सी वैल्यू पे कोस थीटा का वैल्यू 0 होगा। अगर थीटा 0 से 4π का बीच में है तो आपने बता दिया, यहाँ से भी आंसर निकल गया। लेकिन अगर आपको ग्राफ नहीं मालूम है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान देंगे। मतलब कि नंबर ऑफ सोल्यूशन कितनी आ रहा है, 4 ही आ रहा है। ठीक है। तो अब आपको क्लास 11 में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पढ़ाया गया था। cos थीटा इक्वल टू 0 का जनरल सॉल्यूशन थीटा इक्वल टू होता है 2n + 1π/2। ठीक है। cos थीटा इक्वल टू 0 का जो जनरल सॉल्यूशन होता है वो थीटा इक्वल टू cos थीटा इक्वल टू 0 का मतलब थीटा जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, थीटा इक्वल टू 2n + 1π/2। मतलब कि n की वैल्यू 0 डालेंगे तो π/2 में 0 होगा, n का वैल्यू 1 डालेंगे 3π/2 में 0 होगा। तो अब बताइए ये जो थीटा है कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, 0 से 4π में। तो आपका जो थीटा है वो कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, 0 से 4π। और थीटा की कितनी वैल्यू आ रही है बताइए, थीटा का जो वैल्यू क्या है बताइए, 2n + 1π/2 से लेके 4π होगा। और यहाँ में n क्या है, इंटीजर था। ठीक है, जो कि आपको पता है। तो यही n की वैल्यू अगर आप लोग फाइंड आउट कर लेंगे तो वही हम लोग का नंबर ऑफ सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। यहाँ में आपको cos थीटा इक्वल टू 0 तो थीटा इक्वल टू 2n + 1π/2 होता है। तो यही n जो क्या था, नंबर ऑफ सोल्यूशन, इंटीजर पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है, कॉपी कर लीजिए। अब यहाँ में ध्यान दीजिए, अब आपको यहाँ से क्या करना है, n फाइंड आउट करना है। लेकिन n फाइंड आउट करने के लिए आपको π/2 यहाँ से हटाना पड़ेगा। ठीक है। तो आप मल्टीप्लाई कराइए 2/π ऑन बोथ साइड। मतलब कि अगर 2/π से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म तो कट जाएगा, तो यही बचेगा। तो ये हो जाएगा 0 × 2/π, क्योंकि 2π एक पॉजिटिव नंबर है तो इनइक्वालिटी में कोई भी कुछ नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। यहाँ में क्या था, π/2 × 2/π, और यहाँ में था 4π, और आप मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, 2/π से। तो ये हो गया 0 π, तो ये हो जाएगा 2n + 1, पाई से पाई कट गया, 4 2 जा 8। ठीक है, यहाँ तक हो गया। और आपको चाहिए क्या, n चाहिए। तो यहाँ में +1 है, तो +1 है तो -1 दोनों साइड में कर दो कि +1 खत्म हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं सब्सट्रैक्ट -1 ऑन बोथ साइड। दोनों साइड में करेंगे तो ये होगा 0 -1, तो ये हो गया -1। यहाँ में -1 करेंगे तो 2n होगा, और 8 में से 1 जाएगा तो 7 हो जाएगा। फिर n का पहले क्या नंबर है, 2 है, तो डिवाइड कर दीजिए। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो -1/2, 2 से डिवाइड करेंगे n, 7/2। तो n की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक लाई कर दी है। ठीक है, n की वैल्यू -1/2 से लेके 7/2 का बीच में लाई कर रही है। तो यही n की वैल्यू बतानी है। अच्छा देखिए, -1/2 से लेके मतलब -0.5 से लेके n की 3.5 तक वैल्यू लाई कर रही है, और n तो इंटीजर है। तो बताइए -0.5 और 3.5 का बीच में इंटीजर कितना होता है, एक होगा 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। ठीक है, कॉपी कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रही है। तो अगर हम लोग का बात करें तो यहाँ में n की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, n की जो वैल्यू होगी, n की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, क्योंकि -0.5 से लेकर 3.5 के बीच में n की इतनी ही वैल्यू होगी। और n क्या था, नंबर ऑफ सोल्यूशन। तो यही हम लोग का नंबर ऑफ n जो इंटीजर होना चाहिए, n क्या था, इंटीजर था, तो इतना इंटीजर आया, 4 आया। मतलब कि नंबर ऑफ सोल्यूशन कितना हो जाएगा, मतलब इस इक्वेशन का जो नंबर ऑफ सोल्यूशन है वो कितना ही हो गया, 4 हो गया। यही आपसे क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रही है।
तो आप कॉपी कर लीजिए। फिर हम लोग बात करते हैं, ये था हम लोग का सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है, कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। चलिए, तो हम लोग बात करेंगे वैल्यू ऑफ थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। अच्छा देखिए, इसमें सिंबल को थोड़ा समझ में आना चाहिए। अगर मान लो लिखा है R1, R1 का मतलब क्या होता है? R1 मीन्स होता है, R1 मीन्स फर्स्ट रो, फर्स्ट रो। R1 का कहीं लिखा है R1 तो आप लोग समझेंगे कि ये फर्स्ट रो है। R2 का क्या मतलब होगा? R2 मीन्स सेकेंड रो, ठीक है। R3 का क्या मतलब होगा? R3 मीन्स थर्ड रो, ठीक है। C1 का मतलब क्या होगा? C1 मीन्स फर्स्ट कॉलम, C1 का मतलब क्या हो जाएगा? फर्स्ट कॉलम। C2 का मतलब क्या हो जाएगा? सेकेंड कॉलम। और C3 का क्या मतलब हो जाएगा? थर्ड कॉलम, ठीक है। तो ये मतलब नंबर है। R1 का मतलब फर्स्ट रो, R2 का मतलब सेकेंड रो, R3 का मतलब थर्ड रो। ये आपको समझ में आना चाहिए। तो चलिए हम लोग बात करते हैं वैल्यू ऑफ थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट में। थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट में रो भी 3 होगा और कॉलम भी 3 होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रही है। तो हम लोग बात करते हैं वैल्यू ऑफ थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स। थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट की क्या वैल्यू होती है, इसका बारे में हम लोग बात करेंगे। और देखिए, जो थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स होती है उसको कैलकुलेट करने का 6 डिफरेंट वेज होता है। और 6 डिफरेंट वेज से आप कोई भी मेथड से सॉल्व करेंगे उसका वैल्यू हमेशा कितना ही आता है? सेम आता है। ये नहीं कि आप दूसरा तरीका से करेंगे तो आंसर डिफरेंट आएगा, ऐसा नहीं होता है मैथ्स में। आप जो भी प्रोसेस अप्लाई करिए आंसर हमेशा क्या आता है? सेम आता है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए कैलकुलेटेड 6 डिफरेंट वेज, ठीक है। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग का 6 वेज होती हैं, 6 डिफरेंट तरीका होती है जिससे हम लोग कोई भी डिटर्मिनेंट का जिसका ऑर्डर 3 है उसका वैल्यू को निकाल पाते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए आपका लिखा है x y z p q r a b c, ये हम लोग का थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है। मतलब कि इसमें रो भी 3 है, कॉलम भी 3 है। तो इसका ऑर्डर 3 होगा। इसको एक्सपेंड करने का 6 डिफरेंट तरीका होती है। वो 6 डिफरेंट तरीका क्या है? देखिए, आप R1 का एलोंग एक्सपेंड करेंगे तो एक तरीका हो गया, R2 का एलोंग एक्सपेंड करेंगे तो दूसरा तरीका हो गया, R3 का एलोंग एक्सपेंड करेंगे तो 3 मेथड हो गए, 3 वेज होंगे। C1 का एलोंग आप लोग एक्सपेंड कर सकता है, C2 का एलोंग एक्सपेंड कर सकता है, C3 का एलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं। मतलब कि आप 3 रो में से कोई भी रो का एलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं और कोई भी कॉलम का एलोंग आप लोग एक्सपेंड कर सकते हैं। इसलिए इसका कैलकुलेट करने का 6 डिफरेंट वेज होती हैं। तो इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले साइन की ज़रूरत होती है कि इसका वैल्यू, इसका मतलब जो एलिमेंट यहाँ में अरेंज किया गया है वो पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। तो सबसे पहले जो साइन होता है, साइन मैं बता देता हूँ, आप याद करेंगे अभी पता चल जाएगा कि ये साइन कहाँ से आया। पहला वाला हमेशा पॉजिटिव, फिर निगेटिव। आप ऐसा पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव अल्टरनेट में चलते रहिए। पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव ऐसा होते रहता है। मतलब ये पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो ये डिटर्मिनेंट की थर्ड ऑर्डर में इसकी ज़रूरत पड़ती है। किसकी ज़रूरत पड़ती है? साइन की, कि उस डिटर्मिनेंट का आगे में साइन क्या है। तो पहला है पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। मतलब ये कहाँ से आया? तो इसका जो फॉर्मूला होती है -1 की पावर i प्लस जे होती है, ठीक है। क्या होती है? -1 की पावर i प्लस जे। i किसको बताता है बताइए? i जो होता है, i की वैल्यू होती है रो और j की वैल्यू क्या होती है? कॉलम। i की वैल्यू होती है, i जो होती है वो रो होती है, j होती है कॉलम। तो देखिए, जो पहला वाला जो यहाँ में एलिमेंट है वो क्या है? फर्स्ट रो में आ रहा है, फर्स्ट रो में आ रहा है, फर्स्ट कॉलम में आ रहा है। मतलब जो x है, मतलब ये जो एलिमेंट है वो क्या है? i की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी?
1 और j की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, क्योंकि ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में आ रहा है। तो यहाँ में आप डाल देंगे तो -1 की पावर 1 + 1, तो -1 का स्क्वायर कितना ही आता है पॉजिटिव, तो ये टर्म पॉजिटिव होता है। दूसरा क्या होता है, ये फर्स्ट रो में आ रहा है लेकिन सेकेंड कॉलम में आ रहा है, तो -1 की पावर 3 हो जाएगी। -1 की पावर 3 मतलब -1 की पावर 3 निगेटिव, तो यही निगेटिव है, ऐसे आप लोग निकाल सकते हैं। लेकिन आप कन्वेंशन है, साइन जो है आप ऐसे आपको याद रखना है, पहला टर्म पॉजिटिव, दूसरा टर्म निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ में आ गया होगा आपको। तो ये जो वैल्यू है जो लिखा गया है, इसको हम लोग चलिए कैलकुलेट करते हैं, इसका क्या वैल्यू होता है, कैसे फाइंड आउट किया जाता है वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, मैं इसको एक बार और लिख लेता हूँ। ठीक है, तो ये आप लोगों को डिटर्मिनेंट स्टार्ट करने से पहले यहाँ में बारिश बहुत ही ज़ोरों शोरों से हो रही है, और ये बारिशों का बीच में आपको डिटर्मिनेंट पढ़ाया जा रहा है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। डिटर्मिनेंट्स में जो थर्ड ऑर्डर वैल्यू था, जिसमें यहाँ में था x, y, z, और यहाँ में था P, Q, R, और यहाँ में था A, B, C, और आपको बताया गया था साइन, तो हमेशा याद रखना है साइन, जो साइन होगा साइन, ये पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, और आपको ये क्वेश्चन में बोला जाएगा एक्सपेंड एलोंग R1, मतलब कि आप इस डिटर्मिनेंट के वैल्यू को R1 का एलोंग एक्सपेंड करिए। किसका एलोंग एक्सपेंड करना है? R1 का। अब किसी का एलोंग कर लेंगे, पहले आप लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए R1 का एलोंग एक्सपेंड करने का मतलब होता है कि आप फर्स्ट रो का एलोंग इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करिए। तो कैसे करते हैं वो ध्यान से देखेंगे आप लोग। R1 में सबसे पहले पहला एलिमेंट क्या है? x, तो आप लिखना है x। अब ये जो x लिखा गया है वो कहाँ में आ रहा है? ये तो फर्स्ट रो में आ रहा है और ये फर्स्ट कॉलम में आ रहा है। तो ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट आ रही है उसको रिमूव कर देनी है। मतलब कि ये एलिमेंट जो x है वो कहाँ में आ रहा है? फर्स्ट रो में आ रहा है, फर्स्ट कॉलम में आ रहा है। तो ये टर्म को आपको क्या करना है? रिमूव कर देना है। तो ये आप रिमूव कर देंगे, इसको आप जब रिमूव कर देंगे तो आपको एक ये वैल्यू मिलेगा सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। इसको रिमूव करने के बाद में क्या बच रहा है आप लोग देखेंगे, आप ऐसे देख रहे हैं तो ये वैल्यू मिल रही है। तो आप इसको यहाँ में लिख दीजिए Q R B C, फिर यहाँ में क्या होती है माइनस, तो आप लिखेंगे -y। अब आपको क्या करना है? y। अब y कहाँ में आ रहा है वो देखिए, y तो फर्स्ट रो में आ रहा है और सेकेंड कॉलम में। देखिए ये फर्स्ट रो में आ रहा है, सेकेंड कॉलम में। आप इसको रिमूव कर लेना है। ठीक है, तो आपको क्या बचेगा? PAR, क्या बचेगा? PARC। फिर आपका क्या हो गया? +z, तो +z हो गया। और z कहाँ में आ रहा है उसको रिमूव कर देना। z जहाँ में आ रहा है उस रो और उस कॉलम को इंटायर रिमूव करा दीजिए। तो z तो फर्स्ट रो में आ रहा है तो ये z को आपने रिमूव कर दिया, और ये कॉलम में आ रहा है तो ये रिमूव कर दिया, तो ये एलिमेंट बचा। तो आप इसको डिटर्मिनेंट बचा PAQ, और क्या बचा? Q को थोड़ा सा ध्यान देना, QB। तो ये इसका वैल्यू हो गया, इस डिटर्मिनेंट की ये वैल्यू हो गई। और आप लोग जानते ही हैं कि सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को कैसे एक्सपेंड करते हैं। तो आप देखिए ये होगा x इंटू Q को C का साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, QC माइनस होता था, ये नंबर को मल्टीप्लाई करना था, फिर माइनस B इंटू R, तो ये क्या हो जाएगा? B इंटू R। फिर हो गया -y। फिर इसको कैसे सॉल्व करते हैं? P इंटू C, PC माइनस A को R में, तो A इंटू R, प्लस Z है तो प्लस Z, P को B का साथ में P इंटू B माइनस A इंटू Q। A और Q मेरा एक जैसा है तो आप थोड़ा सा समझना है, A इंटू Q। तो ये इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी जब आपने R1 का एलोंग एक्सपेंड किया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रही है? मतलब कि जिसका एलोंग आप एक्सपेंड करेंगे ना उसका साइन देखिए, उसका साइन देखिए। R1 का एलोंग एक्सपेंड किया तो इसका साइन देख लिया गया। अगर यही आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा आप R2 का एलोंग एक्सपेंड करिए, तो चलिए करते हैं, बहुत ही ईजी है। ठीक है, आप कॉपी कर लीजिए यहाँ तक। मतलब कि आपको क्या करना है? R1 का एलोंग एक्सपेंड करेगा तो ये x, और x कहाँ में आ रहा है? रिमूव करिए, ये डिटर्मिनेंट को लिख दो, फिर -y, फिर ये एलिमेंट बचा, फिर z फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में आ रहा है तो ये लिख दो, और इसको सिंप्लीफाई करना आता ही है। तो अगर आपको यही क्वेश्चन को अगर आपसे कोई बोलता है कि एक्सपेंड एलोंग R2, मतलब आप इसको R2 का एलोंग एक्सपेंड करिए। ठीक है, किसका एलोंग एक्सपेंड करना है? R2 का। तो ये देखिए आपको क्या होता है? प्लस माइनस प्लस, तो ये क्या होगा? माइनस,
ये होगा प्लस और ये होगा माइनस। तब आपको केवल किसका साइन देखना पड़ेगा, R2 का साइन देखना पड़ेगा। R2 एलिमेंट का, R2 में जो नंबर लिखा गया है उसका साइन देखना पड़ेगा। तो देखिए R2 का एलोंग एक्सपेंड करना है, तो पहला R2 में क्या एलिमेंट है, माइनस पी टाइम्स। अब क्या करना है, देखना है कि माइनस पी कहाँ कहाँ में आ रहा है। ये तो क्या हो रहा है, फर्स्ट कॉलम में आ रहा है, सेकेंड रो में आ रहा है, फर्स्ट कॉलम में आ रहा है और सेकेंड रो में आ रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ में आ रहा है, ठीक है, ये और ये, ठीक है, यहाँ तक पी कहाँ में आ रहा है। तो क्या बचेगा, वाई जेड बी सी। तो आप लिख दीजिए वाई जेड बी सी। फिर आपका क्या है, प्लस क्यू। अब देखिए क्यू कहाँ में आ रहा है, ये तो सेकेंड कॉलम में आ रहा है। सेकेंड कॉलम का साथ साथ में देखिए, मैं आपको थोड़ा सा दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप थोड़ा सा देखेंगे, ये क्यू सेकेंड कॉलम में आ रहा है, ठीक है, क्यू सेकेंड कॉलम, यहाँ में जो क्यू है वो सेकेंड रो में आ रहा है और सेकेंड कॉलम में आ रहा है। तो एक्स ए जेड सी बच जाएगा। क्या बच जाएगा, एक्स ए जेड सी, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। क्यू जो ये आ रहा है और ये आ रहा है, तो एक्स जेड ए सी बच जाएगा। फिर आप लोग का क्या बचा, माइनस आर कहाँ में आ रहा है, ये देखो माइनस आर यहाँ में आ रहा है और यहाँ में आ रहा है, ये काट दीजिए, ये और ये, तो क्या बचेगा, एक्स वाई ए बी। और सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट बच जाती है तो आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। माइनस पी वाई इंटू सी, वाई सी माइनस बी जे प्लस क्यू एक्स सी माइनस ए जेड, एक्स सी माइनस ए जेड और माइनस आर टाइम्स ये क्या होगा, बी एक्स माइनस ए वाई। तो इस डिटर्मिनेंट की ये वैल्यू हो गई। और आप जो पहले R1 के एलोंग एक्सपेंड कर रहे थे और R2 का एलोंग एक्सपेंड किए हैं, आंसर हमेशा दोनों से सेम आएगा, ठीक है। अब हम लोग C1 का एलोंग एक्सपेंड करते हैं। किसका एलोंग एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंड एलोंग C1। आप किसी का एलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो ये हम लोग का C1 का एलोंग एक्सपेंड करना है। तो C1 का साइन देखिए, ये होता है प्लस माइनस, ये होगा प्लस, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रही है। तो C1 का एलोंग एक्सपेंड किया जाए। अब आपको C1 का देखिए, ये माइनस, ये x था और ये p था और ये a था और ये x था, तो ये क्या होगा हम लोग का, ये प्लस माइनस प्लस, ऐसा ही होता है, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस। तो ऐसे ही करना है आपको, अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं, देखिए C1 का एलोंग एक्सपेंड करना है। तो C1 ये है हम लोग का, C1 मतलब फर्स्ट कॉलम का एलोंग एक्सपेंड करना है। तो पहला क्या है हम लोग का, x, तो लिखेंगे प्लस x। अब देखेंगे कि C1 का एलोंग एक्सपेंड करिए, तो x कहाँ में आ रहा है, x तो फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो में आ रहा है, फर्स्ट कॉलम और ये फर्स्ट रो में आ रहा है। तो क्या बचेगा, ये टर्म बचेगा Q R B C, ठीक है, ये आपने लिख दिया। फिर आप लिखेंगे माइनस पी। अब माइनस पी लिखने के साथ में बताइए, माइनस पी मतलब ये जो माइनस होगा साइन देखना था। पी कहाँ में आ रहा है, फर्स्ट कॉलम में आएगा, सेकेंड रो में आएगा, फर्स्ट कॉलम में आएगा, सेकेंड रो में आएगा। तो क्या बचेगा, एक्स जेड बी सी, क्या बचेगा, सॉरी वाई जेड बी सी। समझ में आ रहा है ना, ये यहाँ में लाई करेगा और यहाँ में, तो वाई जेड बी सी बचेगा। फिर ए, तो प्लस ए मतलब ये यहाँ में आ रहा है, मतलब कि फर्स्ट कॉलम में आएगा, थर्ड रो में आएगा। तो क्या बचेगा, वाई जेड क्यू आर, ठीक है, यहाँ तक हो गई। अब इसका वैल्यू को सॉल्व कर लीजिए। तो ये होगा प्लस एक्स क्यू इंटू सी क्यू सी माइनस बी इंटू आर बी आर माइनस पी टाइम्स वाई सी माइनस बी जेड प्लस ये टाइम्स वाई आर माइनस क्यू जेड। तो इस डिटर्मिनेंट की ये वैल्यू होगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ रही है। अब किसी का एलोंग एक्सपेंड करेंगे, आंसर हमेशा क्या ही आएगा, सेम ही आएगा, ठीक है ना। आंसर आप उसी प्रकार C2 का एलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं, C3 का एलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं। मतलब कि वी कैन एक्सपेंड एलोंग R1 R2 R3 और C1 C2 C3 in all cases, in all 6 cases we get same answer।
मतलब कि आप R1, R2, R3, C1, C2, C3 किसी का एलोंग आप लोग एक्सपेंड करेंगे तो उससे जो रिजल्ट आएगा वो क्या ही आएगा, सेम आएगा, ये नहीं कि डिफरेंट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप R1 करो, R2 करो, R3 करो, C1, C2, C3 करिए तो उससे जो आंसर आएगा वो हमेशा क्या ही आएगा, सेम आएगा। ठीक है, ठीक है, कन्फ्यूज़न तो नहीं है आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए यही हम लोग का आंसर है। अगर आप लोग बोलेंगे तो एक बार चलिए, आप अगर डाउट हो रहा है तो आप C3 का एलोंग एक्सपेंड करो या C2 का एलोंग एक्सपेंड करो, देखिए आंसर हमेशा कैसे ही आएगा, सेम ही आएगा। ठीक है, अब कोई भी किसी का एलोंग आप लोग एक्सपेंड करेंगे तो आंसर क्या ही आएगा, सेम आएगा। ठीक है, तो जैसे हम मान लो हम C2 का एलोंग एक्सपेंड कर देते हैं, चलिए एक और कर ही देते हैं। तो C2 में देखिए क्या होगा, प्लस है तो ये माइनस होगा, माइनस है तो प्लस और ये माइनस होगा। ठीक है, अब आपको डायरेक्ट करनी है। देखिए C2 में क्या है, यहाँ में माइनस वाई है तो माइनस वाई टाइम्स माइनस वाई कहाँ में आ रहा है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में। ठीक है, आप ये देख रहे हैं तो आपको ये 4 नंबर दिखाई दे रहा है, ये 4 नंबर। तो अब ये नहीं 4 डिटर्मिनेंट को लिखना ही नहीं है, आप क्या करिए, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कराइए। P को C में मल्टीप्लाई करेंगे तो PC माइनस A को R में तो AR, यही तो वैल्यू होता था। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रही है। फिर अब क्या करना है, माइनस वाई हो गया, अब हो गया Q, क्या हो गया, प्लस Q। अब Q कहाँ में आ रहा है, देखिए Q जो कहाँ में आ रहा है, Q तो यहाँ में आ रहा है, ये आ रहा है। ठीक है, सेकेंड रो में आ रहा है और सेकेंड कॉलम में आ रहा है। ठीक है, ये सेकेंड रो में आ रही है और सेकेंड कॉलम में आ रही है, तो क्या बचेगा, x है। देखिए मैं इसको यहाँ में कर देता हूँ, ये बचेगा, ये बचेगा, ये बचेगा और ये बचेगा। तो आप इसको डायरेक्ट XC क्या हो जाएगा, XC माइनस AZ और क्या बचेगा, माइनस B। अब देखिए माइनस B को, माइनस B क्या आ रहा है, यहाँ में आ रहा है और यहाँ में आ रहा है, तो क्या बचेगा, XPZR। तो X को R में, X को R में तो XR माइनस PZ क्या हो जाएगा, PZ। तो ये इसका वैल्यू आएगा और आप कोई भी करेंगे तो आंसर हमेशा क्या ही आएगा, सेम आएगा। तो चलिए हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है, फाइंड वैल्यू ऑफ 1 2 4 349 349 और 1 2 1 6, ये डिटर्मिनेंट दिया है और इसकी वैल्यू फाइंड करना है अलोंग R1 एंड C2। आपको इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है, जो थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है, इस डिटर्मिनेंट की R1 का एलोंग एक्सपेंशन करने से क्या वैल्यू आ रही है और C2 का एलोंग एक्सपेंशन करने से क्या आ रही है। और अभी कुछ ही देर में आप लोग देखेंगे कि कहीं से भी एक्सपेंशन किया जाएगा आंसर हमेशा सेम आएगा। तो चलिए हम लोग एलोंग R1 कर रहे हैं, एक्सपेंड एलोंग R1। पहले हम लोग R1 का एलोंग कर रहे हैं। ठीक है, एक्सपेंशन एलोंग R1 में पहले आपको क्या बताया गया था, साइन नहीं बोलना है। साइन में क्या होता है, पहला पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रही है, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ में क्या है, +1 है। +1 का मतलब ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में आ रहा है, तो देखिए ये आपका वैल्यू बच गया। तो इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। देखिए ये आपको यहाँ से समझ में आ रहा है, 4 6 24, 1 × 9 -9, यहाँ तक समझ में आ गया। ये एलोंग R1 था। फिर -2 है, -2 यहाँ में आ रहा है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में, तो 2 3 9 6 2 3 9 6 आप लोग देख रहे हैं, ये देखिए 2 3 9 6 मतलब ये आ रहा है 2 3 9 6। तो क्या करना है, 6 3 जा, ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं होना है, मैं यहाँ में लिख देता हूँ, 6 3 जा 18 -2 9 जा 18 +4 टाइम्स। अब ये क्या होगा हम लोग का, 3 × 1 क्या हो जाएगा, 3 4 2 जा 8। ठीक है, तो ये वैल्यू हो गए। तो अब आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, 24 में से 9 जाएगा तो क्या होगा, यहाँ में होगा 14, तो यहाँ में हो गया 5 और यहाँ में क्या होगा 15। और ये देखिए 18 - 18 0, 0 × सम नंबर क्या हो जाएगा 0। और यहाँ में क्या हो जाएगा, देखिए 3 में से 8 जाएगा, 3 - 8 क्या हो जाएगा -5, -5 4 जा 20, तो -20। तो ये होगा 15 - 20, तो इसका वैल्यू कितना आ गया -5। मतलब कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई, -5 आ गई। जब आप लोग R1 का एलोंग एक्सपेंड किए हैं तो इसकी वैल्यू
-5 आ रही है। चलिए हम लोग एक्सपेंड करते हैं अलोंग C2 का अलोंग। क्या C2 का अलोंग एक्सपेंशन करने से क्या इसका वैल्यू सेम आता है कि नहीं आता है, चलिए देखते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा है। तो अब हम लोग अलोंग किसका अलोंग करेंगे, C2 का अलोंग करेंगे। किसका अलोंग करेंगे, जो सेकेंड कॉलम है उसका अलोंग एक्सपेंशन किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग रफ करते हैं इसको। ठीक है, C2 का अलोंग करेंगे तो C2 का साइन देखना पड़ेगा। ये निगेटिव है तो पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव होगा। ठीक है, तो पहला एलिमेंट क्या है, -2। फिर देखिए मैं आपको इजी से समझाता हूँ। -2 कहाँ में आ रहा है, ये फर्स्ट रो में आ रहा है, सेकेंड कॉलम में आ रहा है। तो क्या क्या एलिमेंट बचेगा, 3 2 6 9। आप डायरेक्ट कर सकते थे। +4 कहाँ में आ रहा है बताइए, +4। ये तो सेकेंड कॉलम में आएगा ही आएगा, सेकेंड कॉलम में आएगा ही आएगा। सेकेंड कॉलम का साथ में ये सेकेंड रो में आ रहा है, सेकेंड कॉलम का साथ में ये सेकेंड रो में आ रहा है। 1 2 4 9, 1 4 2 6 ये बचेगा। और यहाँ में हो गया -1 ये क्या में आ रहा है, ये देखिए सेकेंड कॉलम में तो आएगा, थर्ड रो में आ रहा है 1 3 4 9, 1 3 4 9। अब इसकी वैल्यू सॉल्व किया जाए। पहला वाला केस में आप लोग का देखिए R1 का अलोंग एक्सपेंड किए थे तो आंसर कितना आ रहा था, -5। ठीक है, 9 3 जा 27, 6 2 जा 12, +4 टाइम्स 1 × 6 कितना होगा 6, 4 2 जा 8, -1 टाइम्स 9 -12। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। 1 × 9 9, 4 3 जा 12। सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को पहले इसमें मल्टीप्लाई करते थे, फिर माइनस, फिर इसका साथ में मल्टीप्लाई कराया जा रहा था। तो देखिए -2 × 7 में से 2 जाएगा तो कितना हो गया 5, और 2 में से 1 जाएगा तो 1 हो गया, तो -2 × 15। और देखिए 6 -8 कितना होगा, -2 × 4 कितना हो जाएगा, -8। और यहाँ में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, -3 प्लस क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। तो ये हो गया -30, और यहाँ में -30, और यहाँ में हम लोग का क्या हो जाएगा, -30 -8 +3। अरे इसका आंसर तो -5 नहीं आ रहा है, कहीं कुछ गलती हो गया क्या, एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। -2 3296 3296, देखिए हमने गलती लिख लिया था। ठीक है, आप थोड़ा सा आप ध्यान दे रहे हैं। C2 का अलोंग एक्सपेंड करने से C2 का अलोंग 3296, यहाँ में हम लोग 96 होगा, सॉरी इसका वजह से गलती हो रहा था। तो 6 यहाँ में क्या होगा, 6 3 जा 18 -18 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा गलती हो गया, तो ये 0 आ गया, और ये क्या हो जाएगा, -2 -8 हो जाएगा, और ये क्या हो रहा था +3। तो इससे भी कितना आंसर आ गया, -5। तो ये देखिए आप R1 का अलोंग एक्सपेंड किए तो भी -5 होगा, C2 का अलोंग एक्सपेंड किए तो -5 होगा। आप किसी का अलोंग भी एक्सपेंड करेंगे ना तो आंसर हमेशा कितना ही आएगा, -5 आएगा। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, हमने गलती लिख दिया था, 6 9 उल्टा लिख दिया था। ठीक है, आप लोग समझ रहे होंगे, थोड़ा मिस्टेक हो जाता है। ठीक, तो ये हम लोग का क्वेश्चन था। तो एक क्वेश्चन और है, 1 2 -5 क्वेश्चन है, 1 2 -5 2 1 0 1 3 2। ठीक है, एक्सपेंड अलोंग R2। इसको किसका अलोंग एक्सपेंड करना है, R2 का अलोंग एक्सपेंड करना है। तो कर सकते हैं हम लोग, देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यही तो होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, -2 टाइम्स, और ये -2 कहाँ में आ रहा है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। देखिए ये कहाँ में आ रहा है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो क्या होगा, अब डायरेक्ट करेंगे, अभी तक तो आपको इतना बताया गया है, आप समझ रहे होंगे। सेकेंड रो देखिए ये -2 टाइम सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये देखिए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो क्या एलिमेंट बचा, 2 -5 3, तो 2 2 जा 4 माइनस होता है, और ये क्या हो जाएगा, 3 × -5 -15। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रही है। फिर हम लोग का क्या होगा, +1। ठीक है, R2 का अलोंग एक्सपेंड करें तो +1। ठीक है, मैं इसको थोड़ा आपको समझ में आया। ठीक है, तो R2 का अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो ये +1 है। तो देखिए +1 क्या हमें आ रहा है, ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो देखिए सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में आ रहा है। ठीक है, आप समझ में आ रहा होगा। देखिए ये सेकेंड रो है और ये सेकेंड कॉलम है। तो क्या क्या बच रहा है आपका, 1 -5 1 2, तो 1 × 2 कितना हो जाएगा 2,
माइनस माइनस 5, और ये आपका क्या बचेगा -0। तो -0 क्या हो जाएगा 3 - 2, 3 - 2। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रही है। तो देखिए ये हो गया -2, 4 + 15 + 1, 2 + 5, और यहाँ में 0 इंटू समथिंग, यहाँ में देखिए आगे में 0 है और यहाँ में कुछ नंबर है, तो 0 इंटू समथिंग क्या ही हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -2 इंटू 19, और ये में हो जाएगा 7। तो इसका आंसर जो क्या हो गया -31। कहने का ये मतलब है कि अगर हम लोग उस रो या उस कॉलम का एलोंग एक्सपेंड करते हैं जहाँ में 0 हो, ठीक है ना, आप लोग देख रहे हैं कि ये टर्म 0 है तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो मतलब कहने का ये मतलब है कि जनरली जो क्या होता है, ठीक है, यूजुअली एक्सपेंड that row or column which has मैक्सिमम 0। ठीक है, आप उस रो या उस कॉलम का एलोंग एक्सपेंड करिए जहां में 0 क्या हो मैक्सिमम हो, ठीक है ना, क्योंकि उससे उसका वैल्यू डायरेक्ट क्या हो जाता है 0 आ जाता है। तो ये आप लोग का थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट की वैल्यू थी। आइए और कुछ क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, तो अब आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। जैसे कोई क्वेश्चन है गिवन, मैं क्वेश्चन को पहले लिख लूँ। गिवन डेल्टा थीटा इज इक्वल टू 1 sin थीटा 1 sin थीटा 1 माइनस sin थीटा माइनस sin थीटा 1 sin थीटा। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या है -1 माइनस sin थीटा और क्या है 1। ठीक है, ये डिटरमिनेंट दिया है। फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ डेल्टा थीटा। ठीक है, एक बार मैं क्वेश्चन को चेक कर लेता हूँ। 1 sin थीटा 1 माइनस sin थीटा 1 sin थीटा -1 माइनस sin थीटा 1, और इसकी वैल्यू क्या है डेल्टा थीटा, और ये डेल्टा थीटा की जो ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगी और इसकी लिस्ट वैल्यू क्या होगी ये आपको फाइंड आउट करनी है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं पहले डेल्टा थीटा को। तो देखिए ये जो डेल्टा थीटा होगा सॉल्व करते हैं, एक्सपेंड करते हैं। हम लोग R1 का एलोंग एक्सपेंड करते हैं। जनरली हम लोग R1 का एलोंग एक्सपेंड करेंगे, इजी होगा। आप किसी का एलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं, आपका ऊपर है। तो ये प्लस होगा, माइनस होगा और ये प्लस होगा। ठीक है, तो हम लोग सोल्यूशन किसका एलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं एलोंग R1। तो ये होगा +1, और आप लोग यहाँ में देख रहे हैं डेल्टा थीटा का वैल्यू होगा डेल्टा थीटा इज इक्वल टू +1। आप देख रहे हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो ये होगा ऐसा मल्टीप्लाई होगा 1 × 1 माइनस sin थीटा इंटू sin थीटा क्या हो जाएगा -sin² थीटा। फिर हम लोग का क्या बचेगा -sin थीटा। -sin थीटा ये फर्स्ट रो है, सेकेंड कॉलम में आ रहा है। अब देखिए क्या बचेगा, ये दोनों बच रहा है और ये दोनों बच रहा है। ठीक है, आप यहाँ में मैं यहाँ में लिख दिया हूँ जैसे आपको समझ में आएगा। ये दोनों टर्म और ये दोनों टर्म, तो sin थीटा तो ये होगा -sin थीटा, फिर -1 को sin थीटा में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा -sin थीटा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रही है। अब हम लोग का क्या बचेगा ये +1, तो यहाँ में लिख देते हैं हम लोग +1 में क्या होगा मैं यहाँ में लिख देता हूँ ताकि समझ में आएगा। +1 इंटू ये देखिए, अब ये क्या होगा हम लोग का, इसको इसमें मल्टीप्लाई इसको इसमें, तो sin थीटा है माइनस sin थीटा, ये हो गया sin² थीटा, -1 इंटू 1 तो -1। यहाँ तक समझ में आ रही है। तो आपने एक्सपेंड किया एलोंग किसका R1 का एलोंग एक्सपेंड किया। ठीक है, मतलब कि ये जो डिटर्मिनेंट दिया था, आपका मर्जी आप किसी का एलोंग एक्सपेंड कर सकते थे, लेकिन हमने इसको एक्सपेंड किया R1 का एलोंग एक्सपेंड किया। तो देखिए जो डेल्टा थीटा की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी 1 माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा +1 + sin² थीटा आ जाएगा। ठीक है, 1 + sin² थीटा आ जाएगा, और यहाँ में क्या है -sin थीटा
और देखिए यहाँ में हो जाएगा माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है, माइनस साइन थीटा माइनस माइनस प्लस होगा, और यहाँ में क्या हो जाएगा 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, यहाँ में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो देख रहे हैं कि ये तो कट जाएगा, जीरो होगा, जीरो इंटू समथिंग जीरो होगा, मतलब कि जो डेल्टा थीटा की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, मतलब 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये जो डेल्टा थीटा होगा, अब बताइए साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा क्या आ गया 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस 1 क्या आ रहा है 2। तो ये जो डेल्टा थीटा की वैल्यू आ रही है, जो डेल्टा थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2, इस डेल्टा थीटा की 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मतलब लिस्ट वैल्यू क्या होगी, और इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगी, इसका बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। आप कॉपी कर लीजिए यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक आप लोग कॉपी कर लिए होंगे। तो चलिए मैं यहाँ तक लिख, इसको रफ कर देता हूँ, ठीक। तो डेल्टा थीटा की जो वैल्यू आई वो आई 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2, और इसकी हम लोग को लिस्ट वैल्यू और ग्रेटेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अच्छा, पहले तो हम लोग सबसे पहले आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, जो साइन थीटा का आपको थोड़ा सा ग्राफ मालूम होना चाहिए। साइन थीटा का वैल्यू ये होती है साइन थीटा की वैल्यू, साइन एक्स की ग्राफ होती है, और इसकी मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू 1 है। ये ग्राफ किसका था, साइन थीटा का या साइन एक्स का ग्राफ बोल सकते हैं। अच्छा बताइए, यहाँ से साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक हो सकती है 1 हो सकती है, मतलब कि जो साइन थीटा है उसकी मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है। अच्छा, ये तो साइन एक्स का ग्राफ है, y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है। अच्छा, इसका स्क्वायर, अगर आपसे कोई बोलेगा कि साइन स्क्वायर थीटा का ग्राफ बनाइए या साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ बनाइए, तो कैसे बनाते थे आप लोग? अच्छा बताइए, कोई भी नंबर का जो स्क्वायर होता है वो तो कभी निगेटिव नहीं हो सकता, कोई भी नंबर का जो स्क्वायर होगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं आ सकती। तो इसका जो ग्राफ होती है वो कुछ ऐसा होती है, साइन स्क्वायर का ग्राफ, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रही है। तो इसकी अब साइन स्क्वायर थीटा की जो मिनिमम वैल्यू अब क्या हो सकती है, 0 हो सकती है। ये नहीं कि आप सोच रहे होंगे कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो साइन स्क्वायर थीटा -1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, कभी हो ही नहीं सकता। साइन स्क्वायर थीटा मतलब कि इसका जो स्क्वायर, साइन स्क्वायर का ग्राफ ये है, ठीक है। अब इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई 0, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई। मतलब कि अगर साइन थीटा -1 से 1 लाई करेगा, तो साइन स्क्वायर थीटा कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, 0 से 1 का बीच में लाई करेगा, ठीक। ये कि उसका ग्राफ है, मिनिमम वैल्यू 0 है, ठीक है। तो अब बताइए, अब यहाँ में क्या है 2 है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, तो 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, और यहाँ में हो जाएगा तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा 2, और इसका साथ में क्या भी है +2, तो 2 ऐड कर दो, 0 + 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा +2, और 2 + 2 कितना हो जाएगा 4। इसका मतलब कि 2, और आप लोग देख रहे हैं कि 2 साइन स्क्वायर थीटा +2 ये किसकी वैल्यू आई है, डेल्टा थीटा की वैल्यू आई है। और अब बताइए, इस डेल्टा थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, मिनिमम वैल्यू 2 हो सकती है, और इसका डेल्टा थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है 4 हो सकती है। तो इसका जो डिटर्मिनेंट था, जो डेल्टा थीटा का इक्वल था, उसकी लिस्ट वैल्यू क्या होगी, मैं यहाँ में लिख देता हूँ, इसकी जो लिस्ट वैल्यू होगी, लिस्ट वैल्यू ऑफ डेल्टा थीटा इज इक्वल टू 2, और ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ डेल्टा थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 4। मतलब कि उस क्वेश्चन का जो लिस्ट वैल्यू है वो 2 है, और उसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है 4 है, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं एक और क्वेश्चन की, ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रही है। एक और क्वेश्चन है जो आपको समझ में आना चाहिए, मैं थोड़ा क्वेश्चन को लिख लूँ। द डिटर्मिनेंट इज, क्वेश्चन है द डिटर्मिनेंट है x साइन अल्फा कोस अल्फा, x साइन अल्फा कोस अल्फा
साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा माइनस एक्स 1 कोस अल्फा 1x is independent of ऑप्शन ए अल्फा, ऑप्शन बी ऑप्शन ए में होगा इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा, बी एक्स, सी में होगा बोथ और डी में है नॉन। ठीक है, मतलब कि ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू किस पे इंडिपेंडेंट आ रही है। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। एक्स साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा माइनस एक्स एक्स कोस अल्फा 1x। ठीक है, और ये किस पे इंडिपेंडेंट है, तो आप सॉल्व करिए और देखिए इसका जो आंसर आ रहा है क्या उसमें x आ रहा है। अगर x आएगा तो x पे डिपेंड करेगा, x नहीं आ रहा है तो इंडिपेंडेंट है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन में हम लोग इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड अलोंग R1 कर दीजिए। ठीक है, तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा। ठीक है, समझ में आ रही है। तो ये हो गया x, ये कहाँ में आ रहा है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में आ रहा है। तो माइनस एक्स इंटू 1, तो माइनस एक्स माइनस 1, फिर माइनस साइन अल्फा होगा, माइनस साइन अल्फा। तो देखो माइनस साइन अल्फा इंटू एक्स, तो हो गया माइनस एक्स साइन अल्फा। ठीक है, और यहाँ से क्या होगा, ठीक है यहाँ तक समझ में आ रही है, माइनस कोस अल्फा प्लस कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा माइनस 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 एक्स कोस अल्फा। ठीक है, ये हमने यहाँ एक्सपेंड कर दिया। तो ये होगा x इंटू माइनस एक्स क्यू माइनस एक्स, और यहाँ से आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस एक्स साइन स्क्वायर अल्फा, और माइनस माइनस प्लस होगा साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा। ठीक है, तो और यहाँ से देखिए यहाँ में जो क्या लिखा गया है, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस एक्स कोस अल्फा। ठीक है, तो आप डायरेक्ट डिक्लाइन कर ही सकते थे, चलिए कोई बात नहीं। माइनस एक्स क्यू माइनस एक्स प्लस एक्स साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा, प्लस कोस अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, और यहाँ से क्या मिलेगा, एक्स कोस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रही है। तो यहाँ में देखिए साइन अल्फा कोस अल्फा एक दूसरे से तो कट जाएगा। तो यहाँ में क्या बचेगा, माइनस एक्स क्यू माइनस एक्स, और आप यहाँ में देख रहे हैं कि एक्स साइन स्क्वायर अल्फा और एक्स कोस स्क्वायर अल्फा। तो आप यहाँ में एक्स कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रही है। और साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा होता कितना है बताइए, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा कितना ही होता है, 1 होता है। तो ये हो जाएगा हम लोग का माइनस एक्स क्यू। मैं इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, आप कॉपी कर ही लिए होंगे। ठीक है, क्वेश्चन को तो देखिए, तो यहाँ से हो गया माइनस एक्स क्यू माइनस एक्स, और साइन स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा कितना ही था, 1 था, तो एक्स एक्स कट गया। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस एक्स की। मतलब कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू माइनस एक्स क्यू आने का ये मतलब होता है कि वो एक्स की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, एक्स की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। तो ये किस पे इंडिपेंडेंट है, अल्फा पे, क्योंकि यहाँ में तो अल्फा आ ही नहीं रहा है, अल्फा तो कट गया। तो इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए हम लोग इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाया जाएगा कि माइनर कोफैक्टर क्या होता है, उस डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज क्या होती है, ट्रायंगल का एरिया डिटर्मिनेंट से कैसे कैलकुलेट करते हैं, इक्वेशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अगर मान लो कोई भी इक्वेशन दिया है, जैसे आप लोग स्ट्रेट लाइन में पढ़ रहे थे, उसको डिटर्मिनेंट से कैसे सॉल्व करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।